हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे एक नए लेक्चर में। ठीक है, जिसमें हम चीज़ें जो कवर कर रहे थे उसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर करी थी अपने पिछले वाले में जो भी लेक्चर्स हमने कवर किए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा क्या क्या टॉपिक क्लियर हो गया है। आई थिंक हाफ लाइफ और जितने भी हमारे एग्जांपल्स थे, काइनेटिक स्टडी हमने पढ़ी थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कुछ कवर करी थी, तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, जिससे हम क्या करते हैं, तीन चीज़ें डिटरमाइन करते हैं, रेट लॉ को, ठीक है, और हमारा रेट कांस्टेंट हो गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई। इन चीज़ों को किन किन मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं वो इसमें कवर करेंगे। बेसिक 4 मेथड्स होते हैं। एक आपका ग्राफिकल मेथड हो गया, इनिशियल रेट मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो होता है वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड होता है, ठीक है, ये 3 हो गए। और चौथा जो होता है वो आपका हाफ लाइफ मेथड होता है। ये 4 मेथड होते हैं आपके, ठीक। तो उसी पे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो आगे चीज़ पढ़ रहे हैं तो पहले देखते हैं क्या है। तो पहला तो आता है आपका यही ग्राफिकल मेथड ही आता है, ठीक, कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे अपने इन तीनों चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। तो जैसा कि लिखा भी हुआ है कि रेट लॉ, जैसे रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, उसको हम सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन जो होती है उनको देख करके ही हम सिर्फ उनको फाइंड नहीं कर सकते हैं, उनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए होता है, ठीक है। तो उसी से रिलेट करके हमारे पास क्या है, ये 4 डिटेक्टिव टूल्स हैं, ग्राफिकल मेथड, इनिशियल रेट मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। ये जो होता है ये हमारा एक बेसिक तरीका होता है लिखने का। हमारे जो रेट होती है उसको लिखने का तरीका होता है जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ये कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, और जो ऊपर एन लगा हुआ है ये उसकी ऑर्डर को बताता है, ठीक। तो पहला चीज़ हम पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे एक रूल लिखा है कि ये किसके लिए यूज होगा, जब रिएक्शन में आपकी क्या होगी, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा, समझे। मतलब कि अगर मैं लिख रहा हूँ ए और एरो बनाया, रिएक्शन वाला एरो बनाया और लिख दिया प्रोडक्ट, कि मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था, उससे डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जब एक ही रिएक्टेंट आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तब आप ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इसमें वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो आपका कंसंट्रेशन होगा, ये कंसंट्रेशन है आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, उसकी जो पावर होगी, जो कि यहाँ पे अभी n है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कौन, रेट ऑफ रिएक्शन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, की जो पावर होगी आपकी, nth पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और यहाँ पे क्या कह रहा है, शॉर्ट में यहाँ चीज़ लिखी है कि अगर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होती है, और ये चीज़ होगी कब होगी, मान लीजिए आपकी जो ग्राफ में आपने पढ़ा था, पीछे भी हमने पढ़ाया हुआ था, कहीं पे आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा था, कहीं पे आपका एक्सपोनेंशियल आपका ग्राफ बन रहा था। तो अगर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होती है जब आप रेट वर्सेस जो nth पावर ऑफ कंसंट्रेशन है इनके वर्सेस में क्या करते हैं, अपने ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होती है तो रिएक्शन जो होगी वो किस ऑर्डर की होगी, n ऑर्डर की होगी। किस केस में, जब स्ट्रेट लाइन आपका इन दोनों के वर्सेस में आप जब क्या कर रहे हो, ग्राफ बना रहे हो और स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखाई दे रही हो आपको, तो इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन होगी किस ऑर्डर की होगी, n ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड के बारे में। थोड़ा और अगर हम समझना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो चीज़ें मैंने बेसिक बता ही दी कि आपके जो मेथड हो रहा है यूज्ड वो कब हो रहा है, जब आपके रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, ठीक। और ये जो मेथड है किस पे बेस्ड है, मतलब एक फैक्ट है उस पर बेस्ड है, जो कि जहाँ पर रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या हो आपका n हो, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, यही जो मैंने बताया है, nth पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। जो चीज़ बताई वही चीज़ यहाँ पे कवर हो रही है। बेसिक आपको पता हुआ है, फॉर्मेट यही होता है लिखने का, ठीक है। अगर एक शॉर्ट में बोल लें तो ये चीज़ मैंने वैसे कवर हो गई, इतना ही आपका क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में होता है। ज़्यादा पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उतना कवर करते हैं, ठीक। फिर बात आता है, देखिए ये इस तरह से आपके क्या होता है, ग्राफ बनते हुए दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका कैसे आ रहा है, ये आपका मान लीजिए क्या हो रहा है, आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए है, और ये आपका थर्ड ऑर्डर के लिए है, ठीक है। जब n इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक, तो रेट आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के, और अगर आपका n की वैल्यू 2 होती है तो आपका बनेगा वही, आपका स्लोप जो होगा स्ट्रेट लाइन का वो आपको क्या देता है, k की वैल्यू देता है। एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि स्लोप जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो आपको क्या देता है, k की वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ आपके प्लॉट में।
इसमें बनेगा आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। कब बनेगा, जब आपका सिर्फ रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट होगा। तो बस इतना ही समझना है आपको ग्राफिकल में, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इनिशियल रेट मेथड, ये हमने पीछे भी कवर किया, अगर आप पिछले लेक्चर्स को देखेंगे तो उसमें भी हमने इसको कवर किया हुआ है। तो जब रिएक्शन में आप क्या होगा, अभी हमने ग्राफिकल में पढ़ा सिर्फ एक रिएक्टेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तब हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं। अब आता है इनिशियल रेट, इसमें क्या होता है, हमें एक से ज़्यादा अगर दिए गए होंगे रिएक्टेंट रिएक्शन में, तो वहाँ पे इनिशियल रेट मेथड आपका अप्लाई होता है। तो जब रिएक्शन में आपके एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे, तो रेट लॉ, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, इनिशियल रेट मेथड से करेंगे। ऐसा इस मेथड में होगा क्या, रेट लॉ जो होगी रिएक्शन की, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी उसको सभी, मतलब हमारी जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, जब हम स्टेप वाइज, मतलब एक एक करके हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारी उसको हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऑल द रिएक्टेंट्स वन बाय वन, ठीक है। मतलब एक एक करके जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उनके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। एक क्वेश्चन में मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। तो जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, आपने पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने निकाली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर सेकंड के लिए निकाली, फिर थर्ड स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे, ऐसे 4-5 अगर आपकी दिए गई हैं रिएक्टेंट दिए गए हैं, तो हर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए पहले आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे, आखिरी में उन सभी का क्या कर दोगे, उन सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सम कर दोगे, ठीक है। तो जा करके आपको ओवरऑल मिलेगी। तो इसका देख लेते कुछ, अगर यहाँ पे है हाँ, यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे लिखा है कि हाउ डू वी फाइंड इंडिविजुअल ऑर्डर्स फॉर ए प्लस बी प्लस सी टेंड्स टू प्रोड्यूस। जैसे यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे क्या है रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं। तो मान लीजिए हमने ए के लिए जो कंसंट्रेशन है वो पी मान ली, मतलब जो पावर जहाँ पे अभी nth पावर लगा रहे थे वहाँ पे हमने एक कंसंट्रेशन के लिए पावर क्या ले ली, ऑर्डर जो है मान लीजिए पी है, कंसंट्रेशन बी के लिए क्यू है और सी के लिए हमारे आर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा जैसे क्या, मैंने इसीलिए इसको इस तरह से अरेंज किया है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी हो। थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री की तो थ्योरी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनको शॉर्ट में मैंने इसलिए अरेंज किया हुआ जिससे आप एक एक लाइन में समझ जाओ कि करना क्या है। तो जैसे हमने क्या किया, पहले तो हमने मान लिया एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है हमारे उसमें रिएक्शन में, उनके लिए हमने क्या किया, कंसंट्रेशन लिए, उनका पहले कंसंट्रेशन लिख लिया, रेट लॉ लिख लिया हमने एक तरह से, कंसंट्रेशन लिख लिया, ठीक है। अब पी क्यू आर क्या है, उनकी पावर है। जैसे पीछे वाले में हमने क्या किया था, पीछे में nth पावर लगाया था हमने, यहाँ पे जैसे nth पावर था, n की वैल्यू जब 1 हुई तो ये आया, 2 आया तो सेकंड ऑर्डर हो गया, 3 हुआ तो थर्ड ऑर्डर हुआ। उसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे इन सब की कंसंट्रेशन पी क्यू आर कुछ ले ली। अब इन्होंने कहा पहला स्टेप क्या करिए, पहले स्टेप में बी और सी को रोके रखिए, फ्रीज मतलब एक तरह से रोके रखिए, ठीक है, और ए के लिए निकालिए। फिर स्टेप 2 में क्या कह रहा है, चेंज कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे क्या होगा, आपको ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज होगी, ठीक। और स्टेप 3 में क्या है, आपको इनिशियल रेट फिर क्या करना पड़ेगा, जो न्यू इनिशियल रेट होगा उसको मेजर करना पड़ेगा। और कोई भी अगर आपके रेट में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ आपके ए की ही जो कंसंट्रेशन होगी पहले वाले की, ठीक है, उसी वजह से होगा। सब जो भी चेंज आएगा वो ए की ही वजह से आएगा। एनी चेंज इन रेट इज ओनली ड्यू टू ए, दिस गिव्स अस ऑर्डर पी, जो कि हमें क्या देगा, ऑर्डर पी देगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो शॉर्ट में मैंने बताया कि पहले हमने ए का निकाला, बी सी को रोक के रखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, हमने ए की कंसंट्रेशन चेंज करी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लास्ट स्टेप हम न्यू इनिशियल रेट जो होगा उसको मेजर करेंगे। तो ये 3 स्टेप में होता है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या करना है। इनिशियल रेट जो है आपके रिएक्शन की, जैसे कि हमने बोला कि रेट जो होगी आपकी एकदम शुरुआत पे रिएक्शन की, उसको हम मेजर करेंगे। इनिशियल रेट जो होगा किसके करस्पॉन्डिंग में, स्लोप के करस्पॉन्डिंग में, जो कि आपका क्या होता है, टेंजेंट होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट के, टाइम t = 0 पे। क्या बोला मैंने, फिर से बता देता हूँ कि आपका जो इनिशियल रेट होता है किसके करस्पॉन्डिंग में, स्लोप के, और वो स्लोप किसकी होगी, टेंजेंट की स्लोप होगी, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट के लिए होगी, ठीक है। और किस टाइम पर, टाइम = 0 पे, t = 0 जब लेंगे हम, ठीक है। जैसा कि पहले स्टेप जो हमने यहाँ पे एकदम शॉर्ट पे लिखा उसी को फिर देखते हैं। क्या बोला मैंने कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी किसकी, एक की, ठीक है, ओनली वन रिएक्टेंट, जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी किसी एक रिएक्टेंट की, वो आपकी क्या होगी, चेंज्ड होगी।
कहने का मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन होगी बाकी सभी रिएक्टेंट्स की, उनको हम रोक के रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और इनिशियल रेट जो होगा आपका रिएक्शन का वो हम दोबारा से क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। जो भी डेटा हमें मिलेगा वो क्या देगा, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। लाइन कुछ क्लियर हुई? मैं फिर से बोलता हूँ कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है किसी एक रिएक्टेंट की वो चेंज होगी, ठीक, बाकी सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इनिशियल रेट जो होगा आपका रिएक्शन का वो डिटरमाइन करेंगे हम दोबारा से। जो भी डेटा हमें मिलेगा वो क्या देगा, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जिसकी कंसंट्रेशन क्या थी, हमारी चेंज हुई थी। फिर थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा, यही प्रोसीजर हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। मतलब कि फिर दोबारा से, अब मान लीजिए बी को रखा हमने, ए और सी को फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके फिर सी का देखेंगे। तो अलग अलग के लिए क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 सभी रिएक्टेंट की एक तरह से कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन लेकर के हम उसके क्या करेंगे, रेट को निकालेंगे। फिर बात सबकी अलग अलग क्या आएंगी, वैल्यूज़ आएंगी, उन सभी को हम लास्ट में क्या कर देंगे, बस सम कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे तो ये एकदम शॉर्ट ट्रिक में लिखा है मैंने, एकदम स्टेप में, है ना, कि आपको ज़्यादा क्लियर हो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर a प्लस बी जो है वो हमें c प्लस डी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी क्या हो रही है, 4 फोल्ड हो रही है, 4 फोल्ड हो जा रही है जैसे ही आप कंसंट्रेशन जो है ए का वो डबल कर रहे हैं। लेकिन वही कंसंट्रेशन ए की जो कंसंट्रेशन है वो अनचेंज्ड हो रही है जब आप बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं। तो उसके लिए वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, रेट लॉ आपको लिखना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो जैसे कि हमने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है 4 टाइम्स जैसे ही आप ए की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। तो लिखा है ना मैंने कि डबल द कंसंट्रेशन ए, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स हो जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, 2 की पावर p है तो वो क्या दे रहा है, हमें 4 दे रहा है। इसका मतलब कि p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, p की वैल्यू 2। p हमने क्या देखा था वहाँ पे पीछे भी जब हम पढ़ रहे थे कि ये हमारी ऑर्डर को बता रहा है, ठीक है, तो यानी सेकंड ऑर्डर हो गया। बट जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, b की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर q जो है वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, जब हम किसी की पावर को क्या करते हैं, 0 करते हैं, तभी वो 1 देता है वैल्यू। जैसे a की पावर 0 लिखते हैं तो 1 देता है, x की पावर 0 लिखते हैं 1 देता है। जब 2 की पावर यहाँ पे 0 करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा वैल्यू। इसका मतलब q क्या हो गया, 0 ऑर्डर का हो गया, ठीक है। तो इसका जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो क्या हुआ हमारा, कि a स्क्वायर, मतलब कि जब हमने क्या किया था, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया था तो हमें क्या मिल रहा था, वहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का मिल रहा था। लेकिन जैसे हमने बी को डबल किया वहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेशन की जो ऑर्डर थी वो क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो बी के लिए हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अब दोनों को सम करेंगे तो क्या आ रहा है, ओवरऑल ऑर्डर हमें क्या मिला, 2 का मिला। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जब हमने कंसंट्रेशन जो था, जो रेट ऑफ रिएक्शन था हमारा, वो जैसे ही हमने 4 टाइम्स इंक्रीज़ किया, मतलब जैसे ही इंक्रीज़ हुआ 4 टाइम्स, ठीक है। कब इंक्रीज़ किया 4 टाइम्स, जब हमने कंसंट्रेशन ए जो थी वो डबल करी। तो यानी रेट को जब हम लिखेंगे पर्टिकुलरली, तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए, ठीक है, उसकी पावर क्या लग जाएगी, 2। फिर अब क्या किया, कंसंट्रेशन जो ए था वो अनचेंज रहा जब हमने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, यानी रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बी, और उसकी पावर क्या की हमने, 0, ठीक है। वो कैसे आ रहा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट जो है वो आपके बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो जो रेट लॉ है आपके रिएक्शन का, उसको हम डायरेक्टली जब लिखेंगे तो इसी तरह से आएगा, ठीक है। और जब उनका ऑर्डर का सम करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये था आपका किस पे, ये थोड़ा सा बेस्ड था आपका किसी पे, जो आप अभी इंटीग्रेटेड वाला पढ़ रहे थे, सॉरी इनिशियल वाला पढ़ रहे थे, ठीक है। ग्राफिकल पढ़ा, उसके बाद इनिशियल पढ़ा, तो ये उसी के लिए एक क्वेश्चन था। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि देखिए मेरे पास अभी कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे पेन टैब होता है, ठीक है, तो पेन टैब होता तो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता, बट अभी वो मेरे पास नहीं है। आप तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आ जाए, ठीक है। जैसे ही आएगा तो मैं आपको क्वेश्चंस को और अच्छे से समझा पाऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी क्लियर कर पाता हूँ कि जितना हो सके आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब पेपर पेन लेके ऐसे मैं लिखूँगा ना तो दिक्कत देता है, तो ट्राई करता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर ले जाऊँ, बट अभी पूरी कोशिश है कि थ्योरी तो आपको एटलीस्ट सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। क्वेश्चंस पे भी आएंगे, जब हमारे पास पेन टैब होगा तो हम वो भी समझाएंगे, नहीं तो हम अलग से उसकी वीडियो डाल देंगे पेपर पे ही पढ़ा करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है जैसे हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आप रूल पढ़ोगे, एकदम शॉर्ट में लिखा है
सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है। और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? टाइम और कंसंट्रेशन का जो डेटा होता है इंटीग्रेटेड इक्वेशंस में, उनको प्लगिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसको हम ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप क्या लिखा है? हम फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करेंगे और उसमें डेटा को क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में रखेंगे। प्लग डेटा इनटू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या रखेंगे? जो भी डेटा हमें दिया गया होगा उसको हम वहाँ पे पुट करेंगे, रखेंगे। और वहाँ पे क्या हमें जो के की वैल्यू है वो कांस्टेंट मिल रही है ये देखेंगे, ठीक है। अगर मिल रही है इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर का है, और अगर नहीं मिल रही है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही है के लिए, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा? फिर हम क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन मेथड है एक तरह से आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। पहला क्या है फिर से समझ लीजिए। पहले हम जो भी हमें डेटा दिया गया होगा, पहले तो मान लेंगे जो हमें दी गई है ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की है तो हम उसमें क्या करेंगे? जो भी डेटा दिया गया होगा उसमें रखेंगे, और उसके बाद अगर वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है के लिए, देन इट इज़ ओके, यानी वो फर्स्ट ऑर्डर की ही होगी। नहीं आती है तो फिर हम सेकंड ऑर्डर पे स्विच करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है जो आपने पहले भी पढ़ा है कि 2.303/T log base 10 इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन फाइनल कंसनट्रेशन, ठीक है। और ये इनिशियल कंसनट्रेशन होती है आफ्टर टाइम टी। ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, है ना, चीज़ों को बस हल्के हल्के कवर करते जाएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म का एक अल्टरनेटिव भी होता है, जैसे ये तो लिखते ही हैं, है ना। उसका अल्टरनेटिव क्या होता है? आपका एक फार्मूला ये भी आपने पढ़ा है पीछे, k इज इक्वल्स टू 2.303/T log base 10 a/a-x। देखिए ये k के बराबर में था, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? कंसंट्रेशन की जब वैल्यूज़ दी गई होती हैं तो ऐसे आपका लिखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपको दिख रहा है x जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है आपकी, a-x जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है टाइम t के बाद का। t आपका टाइम है, k आपको पता है रेट कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी हुई है कि आपको जस्ट कीप टेस्टिंग अंटिल k इज़ परफेक्टली कांस्टेंट अक्रॉस ऑल टाइम इंटरवल। मतलब आपको क्या करना है कि तब तक आपको टेस्टिंग करनी है जब तक k की परफेक्टली कांस्टेंट वैल्यू आपको ना मिल जाए, ठीक है। सभी टाइम इंटरवल पर जब तक आपको k की वैल्यू कांस्टेंट ना मिले तब तक आपको क्या करना है? ये ट्रायल करना है। इसीलिए इसका नाम भी दिया मैंने ट्रायल मेथड। मतलब मैंने क्या दिया, ये तो दिया ही गया हुआ है। ट्रायल मेथड का मतलब ही यही है कि आपको तब तक ये प्रोसेस करते जाना है जब तक हर एक टाइम इंटरवल पे k की वैल्यू आपको कांस्टेंट ना मिल जाए, ठीक है। अब इसका भी अगर एक क्वेश्चन मैं देखना चाहूँ, देखिए क्वेश्चन मैं भी यहाँ पे समझा तो नहीं पाऊँगा, बट मैं अलग से उसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी पीछे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा था। हाफ लाइफ को हम दिखाते हैं कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करता है? T1/2। ये क्या होता है? वो समय होता है जो कि आपका क्या करता है? हाफ लाइफ इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर अ रिएक्टेंट टू ड्रॉप 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। सिंपल सी बात यह है, रिड्यूस होता है ना आपका। हाफ लाइफ का मतलब ही क्या है कि आपका वो समय है ना, वो समय जो रिएक्टेंट की वैल्यू को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे उसके इनिशियल वैल्यू की आधी के पर। कुछ इनिशियल वैल्यू मान के चलिए अगर 100% चल रही होगी इनिशियल, ठीक है, तो उसके आधे पर, मतलब उसको 50% पर लाने में जितना समय आपका लग रहा होता है वही क्या है? हाफ लाइफ मेथड है, ठीक है। और अच्छे से अगर समझें तो मतलब ये है कि हाफ लाइफ जो होती है रिएक्शन की, वो समय है जिस पर कंसंट्रेशन जो है आपके रिएक्टेंट की वो रिड्यूस हो जाती है इनिशियल वैल्यू की हाफ वैल्यू पर। इनिशियल की जो 100 अगर चल रही होगी तो वो क्या हो जाए? 50 पे आ जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे जितना समय लगा होगा वही उसको क्या बताता है? हाफ लाइफ को बताता है। और ये किससे रिलेट करता है? इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? टी हाफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n-1, जहाँ पे n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान के चलिए यहाँ पे कुछ टी टाइम चल रहा था जिस टाइम में आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पूरा मान के चलिए वहाँ पे 100 ml था, ठीक है। फिर कुछ समय लगा जिस पर आपकी जो कंसंट्रेशन थी वो रिड्यूस हो गई और इनिशियल के आधी हो गई, ठीक है। तो वही टाइम जो होगा वो क्या होगा? हाफ लाइफ को बताएगा। आई होप इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी से सारी चीज़ें क्लियर हों। हाँ, अब पूरा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ये हाफ लाइफ को निकालने का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। क्या? n इज़ इक्वल टू 1 + log base 10 T हाफ बाई T डैश हाफ, बेस में log 10 और इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ये इस टाइम के लिए T डैश के लिए, और ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये आपके T हाफ के लिए, ठीक। तो ये एक बेसिक फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
जैसे लिखा है ना, मेजर हाफ लाइफ एट 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे हम क्या कर रहे हैं, हाफ लाइफ को मेजर कर रहे हैं। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 2 डिफरेंट ली हैं वो कौन सी है, एक A0 हो गई और एक A' हो गई। ठीक, इनको हम क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं, तो T हाफ बाय T' हाफ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बनता है। फिर दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, लॉग को लेना पड़ता है और n को क्या करते हैं, हम आइसोलेट करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से n बराबर में हमें क्या मिलती है, एक नई इक्वेशन मिलती है। यहीं पे हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें डेटा दिया गया होता है क्वेश्चन में, वो डेटा हमें यहाँ पे क्या करना होता है, पुट करना होता है, तब जा करके हमें n की वैल्यू मिलती है। मतलब वहाँ पर हमें पता चलता है कि आपकी वो जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है। ठीक, अगर मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं बताता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, हाफ लाइफ पीरियड जो है आपके कंपाउंड के डिकम्पोजिशन का, जो कि 20 मिनट ले रहा है। ठीक है, और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो रिड्यूस होकर के 10 मिनट पे हो जाता है, 20 से 10 मिनट पे हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, है ना। तो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले तो T हाफ जो था, पेन भी नहीं चलेगा, T हाफ जो था वो कितना था, 20 मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम। फिर क्या हुआ, देखिए रिड्यूस होने के बाद 10 पे आ गया, यानी T' हाफ की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या हो गई आपकी, 10 मिनट हो गई आफ्टर रिड्यूस। ठीक, और जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपका क्या था, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द डिकम्पोजिशन। हाँ, तो अगर कंसंट्रेशन क्या कह रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, तो मतलब कि जो A0' की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन को जब आप डबल करोगे, कह रहा है ना, इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज़ डबल द हाफ लाइफ पीरियड इज़ रिड्यूस्ड, ये हाफ लाइफ जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये A' 0 की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर है आपका, जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, तो एक ये हो गई। मतलब ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब इसी फॉर्मूले में रखो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला, ये है ना, T हाफ अपॉन T'1/2, और ये चीज़ जो दी है इसी में आपको क्या करना है, पुट करना है। मैं चलिए पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला, T हाफ अपॉन T' हाफ, और ये बराबर है किसका, इधर उल्टा लिखा जाएगा, मतलब कि पहले आपका क्या हो जाएगा, जो A0' है ये ऊपर हो जाएगा, अपॉन में A0 होगा। ठीक है, एयरप्लेन की वॉइस को इग्नोर करिएगा, है ना, और n-1 ये फॉर्मूला था आपका। इसी में क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है आपको। तो ये T हाफ की वैल्यू तो क्या है, 20 है ना, और T' हाफ की 10 थी। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 20 मिनट था आपका, और 20 से क्या हो गया आपका 10 हो गया, क्या था आपका 20/10 हो गया। बराबर में यहाँ पे क्या है, A' की वैल्यू देखिए क्या है, हमने A' की जो वैल्यू ली है वो 2 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन लिया था, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन आपका ऑलरेडी है, इसकी पावर n-1, ये इनिशियल कंसंट्रेशन से ये इनिशियल पावर कंसंट्रेशन कट जाएगा। ये आपको पता है ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा भाई, ये 0 से 0 काट दीजिए, तो ये आपका क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। मतलब वैसे तो 2/1 रहेगा, बट 2 ही लिखेंगे ना उसको। और ये किसके बराबर हो गया, ये कट गया, सिर्फ बचा क्या, 2 की पावर n-1 बचा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बोला था, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है ना। तो जब लॉग आप लेंगे तब ये क्या बन जाएगा आपका, सीधा अगर मैं लिखूँ तो ये जो n-1 है ना, ये आपका इधर आएगा। मतलब क्या था, देखिए लॉग आप लेते हैं तो n बराबर में 1 प्लस इसकी वैल्यू आती है ना, और इसकी वैल्यू अभी हमने जो निकाली है वो क्या निकाली है, ये निकाली है 2, और इधर भी आपका क्या है 2 है ना। तो यहाँ पे ये आपका क्या किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो n किसके बराबर हो गया, 1 + 1 = 2। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, अगर नहीं हुई मैं फिर से समझा देता हूँ। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक तो हमने बेसिक जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज़ पुट करी, फिर ये डायरेक्ट हमारा यहाँ पे कैसे आया, ये चीज़ थोड़ा सा फंस रही होगी, है ना। तो वापस मैं समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। देखिए आपका ये क्या था, ये चीज़ आपने रखी है ना। अब उसके बाद क्या था, हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो ये n जो होगा वो यहाँ पे आएगा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा लॉग बेस 10 T हाफ, इसकी वैल्यू पूरी क्या थी, वही थी 2/10 थी, तो वो 2 ही हो जाएगा। तो लॉग बेस 10 एक तरह से मान लीजिए 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया था लॉग बेस 10, ठीक है। और इसको डिवाइड करने पे क्या मिला था, अभी यहाँ पे डिवाइड करा था हमने, देखिए T हाफ बाय T' हाफ को डिवाइड किया था तो 2 आया सिर्फ, ओके। और इसको जब डिवाइड किया तब भी सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है।
तो यानी n बराबर 1 प्लस लॉग बेस 10 2 लॉग बेस 10 2, है ना। तो आया तो वही चीज़ ना घूम फिर करके कि लॉग बेस 10 2 अपॉन लॉग बेस 10 2 करोगे, डिवाइड करोगे तो 1 ही तो देगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन हुआ है आपका। मतलब लॉग लेने से क्या होता है कि जो आपकी पावर लगी होती है ना, वो आपकी बेस पे आ जाती है, सिंपल सी अगर हम बात बोलें आपसे, है ना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बता दिए, क्वेश्चन मतलब कि जो 4 मेथड थे, चारों मेथड यहाँ पे कवर हो गए हैं, है ना। ये उसका क्या है, एक तरह से समझने के लिए तरीका है कि ग्राफिकल है, इसका मतलब रिएक्टेंट आपका सिंगल रहेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और इनिशियल रेट है तो मल्टीपल रिएक्टेंस चाहिए होंगे। टैंजेंट वहाँ पे आपका क्या होगा, जो ड्रॉ होगा वो t = 0 पे टैंजेंट ड्रॉ होता है, जो मैं समझाना चाह रहा था उस टाइम पे। इंटीग्रेटेड में आप देखोगे टाइम एंड कंसंट्रेशन डेटा आपको चाहिए होता है ना। और वहाँ पे क्या करना पड़ता है, तब तक करते हैं जब तक आपको कांस्टेंट k की वैल्यू ना मिल जाए। और हाफ लाइफ में क्या लेते हैं, t हाफ रेशियोज़ लेते हैं, क्या भाई इनिशियल कंसंट्रेशन 2 लेते हैं ना डिफरेंट, एक t हाफ लेते हैं, t डैश हाफ लेते हैं। तो ये आपका एक तरह से वो चारों मेथड का निचोड़ है। कैसा कैसा ग्राफ मिलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको स्ट्रेट मिलेगा, इसमें टैंजेंट मिलेगा, यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए होती है, और यहाँ पे क्या होता है, आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन लेने होते हैं, ठीक है। मतलब ठीक है, चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। हाँ, डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन तो नहीं हुआ है, लास्ट अभी 2 टॉपिक्स बचे हैं, वो भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट में। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपका भाई जैसा ही हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। इंस्टा पे मैंने पेज इसीलिए बना के रखा है कि वहाँ पे नोट्स आप ले सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी आपको सिर्फ लेक्चर को देखना है, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता हूँ, ज़्यादा बड़े बनाता नहीं हूँ कि आपको भी ज़्यादा रटना ना पड़े। कॉन्सेप्ट समझना सीखिए, छोटे में आंसर को लिखना सीखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा बड़ा बड़ा थ्योरी लिखिए, है ना। पहले मैं भी यही करता था, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। आप बुलेट पॉइंट्स में अगर आंसर्स को लिख रहे हो तब भी बेस्ट है। बोर्ड्स में टीचर को भी आसानी होती चेक करने में, और आपके लिए भी आसानी होती याद करने में, कि आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया, आंसर भी पूरा कवर हो गया, और ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे मैं ये नोट्स आपके लिए बनाता हूँ। इनको आपने पढ़ लिया, डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, गुड डे, बाय बाय।